आज हम पुलिस एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेटिव स्टेज की बात करेंगे। जब कोई शिकायत मिलती है तो पुलिस उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करती है और कैसे उस इन्वेस्टिगेटिव पार्ट को और कैसे उस इन्वेस्टिगेटेड मटेरियल को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल करती है, ये आज की इस वीडियो का विषय है। इसमें पहला पॉइंट है शिकायत या तहरीर। शिकायतकर्ता को यदि कोई तकलीफ देता है, उसका नुकसान करता है, मारपीट करता है या कोई और कानूनी हानि करता है, उस बात की शिकायत पुलिस में की जा सकती है। सीआरपीसी के मुताबिक दो तरह के अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इनको जानने के लिए कि कौन ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन नॉन कॉग्निजेबल है, इस बात को जानने के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के फर्स्ट शेड्यूल को देखा जाना चाहिए। जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो उसके अंतिम भाग में, जहां सारा सीआरपीसी खत्म हो जाता है, वहां पर शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो पहले शेड्यूल में आप देखेंगे कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वे होते हैं जो कम गंभीर होते हैं, जिनमें पुलिस के पास खुद ब खुद कोई कार्रवाई करने की कानूनी शक्ति नहीं होती, और यदि ऐसे अपराध और इनकी सूचना पुलिस को मिलती है तो वह शिकायतकर्ता को सामान्यतः टरका देती है कि जाओ अपनी बात को कोर्ट में रखो। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी लीगल एक्शन लेने से पहले पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी बहुत जरूरी होती है। जो अपराध कुछ गंभीर किस्म के होते हैं उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होती है, उसके पास ताकत होती है कि वह कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर को दर्ज करे और आगे कार्रवाई शुरू करे। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। इन्हीं अपराधों में शिकायतकर्ता की शिकायत को जब सरकारी फॉर्मेट वाले कागज पर लिख दिया जाता है तो उस शिकायत को एफआईआर कहते हैं। जिस शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है वह शिकायत कानूनी भाषा में तहरीर कही जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि तहरीर वो होती है जो शिकायतकर्ता अपने घर से लिख कर लाया कि मुझे ये शिकायत है, और उस शिकायत को जब पुलिस ने लिया और सरकारी एक फॉर्मेट में उसको लगा दिया तो वह एफआईआर बन गई। दोनों एक ही बातें होती हैं। एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को शक्ति सेक्शन 154 सीआरपीसी से प्राप्त होती है। एफआईआर केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में हो सकती है। कई बार एक व्यक्ति पुलिस के पास कोई भी सूचना का पेपर लेकर जाता है, जमा करवाता है, वहां से स्टैंप लगवाकर वापस ले आता है और ये कहता घूमता है कि देखो मैंने तो एफआईआर दर्ज करवा दी है। वह एफआईआर नहीं होती है। उस पावती सूचना को एफआईआर कहना कानूनी रूप से गलत है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस उस एफआईआर की कॉपी को अपने कुछ सीनियर ऑफिसर्स के पास भेजती है। सेक्शन 157 सीआरपीसी के मुताबिक जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है पुलिस को एफआईआर की एक कॉपी अपने एरिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है और उसके साथ साथ अपने डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को भेजनी होती है। यह संभवतः इसलिए बनाया गया कानूनी प्रावधान है कि इससे एफआईआर के समय और दिन दोनों की सुनिश्चित बात हो जाती है कि हाँ इस समय एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। यदि ये कॉपी समय पर सीनियर ऑफिसर्स के पास जाए तो फर्जी मामलों पर लगाम लग सकती है। पहले यह पुलिस के ऊपर एक महत्वपूर्ण निगरानी हुआ करती थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की वश में पुलिस नहीं आई तो उन्होंने कानून को ढीला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आजकल इसे काफी हल्का बना दिया है। इससे आरोपी को जो पहले लाभ मिला करते थे अब वे लाभ इससे नहीं मिल पाते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद में फिर पुलिस उसमें जो आगे की कार्रवाई करती है उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। एफआईआर दर्ज होने के तत्काल बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अधिकारी को आईओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन का सामान्य अर्थ होता है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, सीकिंग ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस या ओपिनियन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ सबूत के रूप में दस्तावेजों को इकट्ठा करता है, जैसे
जैसे जन्म प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र आदि, इनको वह जब्त करता है और अपने रिकॉर्ड पर लगाता है, संबंधित लोगों के बयान लेता है और जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे एक्सपर्ट एविडेंस के दस्तावेज लेता है, जैसे FSL की रिपोर्ट होती है या डॉक्टर्स के द्वारा किया जाने वाला मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वह उनको भी रिकॉर्ड पर लेता है और जरूरी हो तो इन गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड करता है। यदि आरोपी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेल में बंदी है तो कुछ अपराधों में 60 दिन और कुछ अपराधों में 90 दिन के भीतर आईओ को अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी होती है। यह कानूनी बंदिश है, सेक्शन 167 CRPC में यह बात दी गई है। ऐसा करने में यदि पुलिस आईओ असफल रहता है तो आरोपी को अपने आप बेल मिल जाती है। यह 90 या 60 दिन वाली बात के लिए सेक्शन 167 CRPC को भली प्रकार से पढ़ लेना चाहिए। वास्तविकता यह है कि ये कोर्ट कचहरी वाले लोग कहने को तो न्याय के नाम पर लंबी लंबी हाँकते हैं, लेकिन पुलिस विभाग के सामने ये प्राय सब लाचार रहते हैं। जिस दिन भी कोर्ट के ये जज लोग पुलिस को कानून मानने के लिए विवश कर पाएंगे, उसी दिन इस देश में अपराध और अपराधी बहुत कम रह जाएंगे। पहले कानून था कि 60 या 90 दिनों तक चार्जशीट फाइल नहीं की तो आरोपी को बेल मिलती थी, लेकिन अब इन कोर्ट्स ने पुलिस के सामने लाचार होकर इतने सारे किंतु परंतु जोड़ दिए हैं कि बेल मिलने की बात बेमानी हो गई है और आरोपी को भागदौड़ इतनी करनी पड़ती है कि वह लगभग असंभव सी बेल हो जाती है। अगला पॉइंट है सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके आईओ चार्जशीट को फाइल करता है, इसे पुराने लोग चालान भी कहते थे। यह सेक्शन 173 CRPC के तहत किया जाता है और सेक्शन 173 CRPC इसके लिए फाइनल रिपोर्ट शब्द का उपयोग करता है। चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट में सब बयान अंडर सेक्शन 161 CRPC, बयान अंडर सेक्शन 164 CRPC, सभी दस्तावेज, एक्सपर्ट एविडेंस जैसे FSL रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सब को कोर्ट में पेश किया जाता है। जो भी कुछ इस चार्जशीट में फाइनल रिपोर्ट में दाखिल किया जाता है, उस सारे की एक कॉपी आरोपी को मुफ्त दी जाती है। यह उसका कानूनी अधिकार है। यदि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी लगाया गया है तो ताजा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उसकी एक क्लोन कॉपी आरोपी को दी जानी अनिवार्य है। आमतौर से बयान अंडर सेक्शन 164 CRPC और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की क्लोन कॉपी प्राप्त करने में आरोपी को अभी भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक कोर्ट्स में तो हमने देखा है कि यहाँ तक कि जज लोग भी इस बात को नहीं जानते हैं कि उन्हें किस रूप में सेक्शन 164 की कॉपी दी जानी चाहिए और किस रूप में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की क्लोन कॉपी दी जानी चाहिए। वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की क्लोन कॉपी ही नहीं जानते कि क्या होती है। तो यदि कोई ऐसा अनजान मजिस्ट्रेट वहां बैठा हुआ है तो उसकी शिकायत हाई कोर्ट से की जानी चाहिए। यह चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट हमेशा ही मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल की जाती है, लेकिन कुछ विशेष अपराध होते हैं जिनकी चार्जशीट स्पेशल कोर्ट ऑफ ASJ एडिशनल सेशन जज, जिसके पास मैजिस्ट्रियल पावर होती है, उसकी कोर्ट में भी दाखिल की जाती है। ऐसा आमतौर से स्पेशल केसेस में होता है, स्पेशल कानूनों के तहत होता है, जैसे पोक्सो एक्ट में स्पेशल कोर्ट होती है। SC/ST एक्ट, उसमें भी एक स्पेशल कोर्ट इसी मकसद के लिए बनाई जाती है। इस तरह दो ही कोर्ट्स होती हैं जिनमें चार्जशीट दाखिल की जाती है। पहली तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है और दूसरे स्पेशल एक्ट्स के तहत उन सेशंस कोर्ट में भी चार्जशीट दाखिल की जाती है जिनके पास मैजिस्ट्रियल पावर्स होती हैं, जैसे पोक्सो एक्ट या SC/ST एक्ट वाली कोर्ट्स में। इसके बाद अगला पॉइंट आता है चार्जशीट की कॉपीज आरोपी को दिए जाने का। जिस कोर्ट में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, उसी कोर्ट से आरोपी को उसकी कॉपीज भी दी जाएंगी। यह बात ध्यान रहे। सेक्शन 207 CRPC में यह कानूनी अनिवार्यता है। कॉपीज देने की जिम्मेदारी पुलिस आईओ की होती है और दिलवाने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की होती है। चार्जशीट के अंतिम भाग में लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी गई होती है और लिस्ट ऑफ विटनेसेस के एकदम बाद में लिखा रहता है कि चार्जशीट के साथ किन किन डॉक्यूमेंट्स को अनेक्स किया गया है। जैसे बयान 161 CRPC के होते हैं, बयान 164 CRPC के होते हैं, अरेस्ट मीमो होती है, सीजर मीमो होते हैं, पॉइंटिंग आउट मीमो होते हैं। बहुत सारी चीजें जो भी चार्जशीट में आईओ ने दाखिल की हैं, उनकी लिस्ट वहां दी गई होती है। कुछ चालू किस्म के पुलिस वाले ऐसे होते हैं आईओज जो वहां लिख देते हैं एज पर अरेस्टर्स कागजात दाखिल कर दिए हैं। यह बहुत गैर कानूनी बात है, क्योंकि वहां पूरी तरह से लिखकर और विस्तार से लिखकर बताया जाना चाहिए कि किन किन कागजात को दाखिल किया गया है। यहाँ भी कुछ डब्बू किस्म के मजिस्ट्रेट होते हैं जो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो अच्छे होशियार किस्म के पढ़े लिखे मजिस्ट्रेट होते हैं वे तत्काल आईओ को आदेश देते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, पूरी लिस्ट
स्पष्ट रूप से लिखकर लगाओ कि क्या क्या आरक्षण आपने लगाए हैं और उनको लगाने पड़ते हैं। कॉपीज ऑफ द चार्जशीट मिलने के बाद आरोपी जांच कर देखता है कि ये सब कॉपीज पूरी हैं या नहीं है, और जो नहीं होंगी तो वह अगली डेट पर मजिस्ट्रेट साहब को कह देता है कि सर मेरे पास ये फला फला कॉपीज नहीं है, और मजिस्ट्रेट उसको वे कॉपीज आईओ से कहकर दिलवा देते हैं। इस तरह से आरोपी को पूरी चार्जशीट की बिल्कुल एक एक पेज की कॉपी मिलनी चाहिए। यह कानूनी अनिवार्यता है। इसके बाद जो हमारा ट्रायल शुरू होता है, ट्रायल शुरू होने से पहले एक अंतिम स्टेज और होती है जिसको हम कमिटल कहते हैं। यह सीआरपीसी के 209 सेक्शन के तहत होती है, क्योंकि पुलिस आईओ सब चार्जशीट को केवल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही दाखिल कर सकते हैं। अतः चार्जशीट मिलने के बाद सेक्शन 207 सीआरपीसी में आरोपी को पूरी कॉपी देने के बाद मजिस्ट्रेट फिर से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के फर्स्ट शेड्यूल को देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। वे देखते हैं कि यह चार्जशीट किन अपराधों के लिए है। यदि वे अपराध ऐसे हैं जिनका मुकदमा उन्हीं की कोर्ट में चल सकता है तो वे खुद को चलाते हैं, और यदि वे ऐसे अपराधों के लिए हैं जिनका मुकदमा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में नहीं चल सकता है बल्कि सेशंस कोर्ट में ही चल सकता है, तो वह मजिस्ट्रेट सेक्शन 209 सीआरपीसी के तहत उस मुकदमे की फाइल को सेशंस कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए भेज देते हैं। जब वे इस फाइल को भेजते हैं तो आरोपी को पूरी कॉपीज देनी होती है। अपनी कोर्ट के रिकॉर्ड कीपर को यह निर्देश देना होता है कि फाइल को इकट्ठी करके ऊपर भेजा जाए, और तीसरी बात, इसमें प्रोसिक्यूशन विभाग को इसकी सूचना दी जाती है जो कोर्ट में उपस्थित पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से दे दी जाती है। इसके बाद आरोपी को कोई अगली तारीख बता दी जाती है कि उस दिन वह आरोपी सेशंस कोर्ट के सामने उपस्थित हो जाए। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल हो जाता है। इस तरह से जो केसेस ऑफ चार्जशीट उन मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में रह गई थी उन पर वो मजिस्ट्रेट साहब खुद ट्रायल शुरू कर देते हैं, और जिन चार्जशीट को सेशंस कोर्ट में भेज दिया गया था कमिटल के द्वारा, उन पर वह सेशंस जज साहब चार्ज फ्रेम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, और हम कहते हैं कि देखिए अब इस केस में ट्रायल शुरू हो जाता है। तो इससे पहले की जितने स्टेज है वह ट्रायल से पहले की स्टेज या तो इन्वेस्टिगेटिव स्टेज होती है या प्री ट्रायल स्टेज इन द कोर्ट होती है। हालांकि ट्रायल कैसे होता है यह बात हम अगली किसी वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं। आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है, यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें। विजयी हों, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।